नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़कर जाने के बाद जिस तरह से सड़कों पर उपद्रवियों ने तांडव मचाया, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या है केवल आंदोलनकारियों का ये गुस्सा था या इसके पीछे किसी गहरी साजिश के तार जुड़े थे। शेख हसीना के बेटे ने इस बात की आशंका जताई है कि बांग्लादेश में हिंसा के पीछे विदेशी शक्तियों का हाथ हो सकता है। ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे। तो सबसे पहला सवाल हमारा इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि बांग्लादेश में अस्थिरता और अशांति के पीछे कौन है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश को बवंडर की आग में झोंककर बर्बादी के रास्ते भेजने के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। बांग्लादेश में आरक्षण के नाम पर सुलगी चिंगारी ने पूरे देश को शोलों में तब्दील कर दिया। पिछले कई दिनों से बांग्लादेश में छाई अस्थिरता और अशांति ने देश की चुनी हुई सरकार को नेस्तनाबूद कर दिया। सड़कों पर उतरी छात्रों की भीड़ ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद ढाका की सड़कों पर कोलंबो और काबुल जैसी अराजकता देखी गई। 2021 में जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ तो वहां हवाई जहाज पर चढ़ने की बेताबी और प्लेन से लटकने वाली तस्वीरों ने सिहरन पैदा कर दी थी। उसी तरह 2022 में कोलंबो में सरकार से नाराज भीड़ राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो गई थी। उन तस्वीरों में भीड़ की अराजकता ने देश में कानून व्यवस्था की चिंताजनक तस्वीर को दुनिया के सामने पेश किया था। और अब जिस तरह से ढाका में आंदोलनकारियों ने प्रधानमंत्री के आवास में तोड़फोड़ और हंगामा किया, उसने पड़ोसी मुल्कों में हुई अराजकता की याद ताज़ा कर दी। शेख हसीना के गद्दी छोड़ने के बाद सेना ने जल्द ही अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान किया। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद भंग कर दी और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के हाथों में अंतरिम सरकार की बागडोर सौंपने की तैयारी की। लेकिन सवाल ये है कि बांग्लादेश को अराजकता की आग में झोंकने के पीछे है कौन। शेख हसीना के बेटे ने आशंका जताई है कि बांग्लादेश के बवाल के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है। Our opposition and fundamentalists, and I'm sure some foreign forces conspired. They've been trying to get her out for years. दरअसल सजीव का शक ऐसे ही नहीं है। खुफिया रिपोर्ट में हसीना के खिलाफ ISI और चीन की साजिश का खुलासा हुआ है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन रिजीम चेंज का खाका ISI के सहयोग से लंदन में तैयार हुआ और बांग्लादेश में लागू किया गया। बांग्लादेशी अधिकारियों ने सऊदी अरब में तारिक रहमान और ISI अधिकारियों के बीच बैठकों के सबूत होने का दावा किया है। तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक प्रमुख और खालिदा जिया के बेटे हैं। तख्ता पलट होने के तुरंत बाद ही जेल में बंद खालिदा जिया को रिहा करने के आदेश देने से इस आशंका की पुष्टि भी होती है। हिंदुस्तान साफ तौर पे बैकफुट पर है और जो फोर्सेस हैं बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुस्तान के खिलाफ है, जैसे कि ISI है, बांग्लादेश के अंदर कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, वो चीन और वेस्टर्न वर्ल्ड उनकी बड़ी पैमाने पर जीत हुई है। हमको बहुत बड़े पैमाने पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की सिक्योरिटी को बढ़ाना पड़ेगा। हमारे जो डायस्पोरा हैं बांग्लादेश में, उनकी सिक्योरिटी की चिंता भी बड़ी बढ़ गई है। इधर भारतीय खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश में तख्ता पलट की स्क्रिप्ट तैयार करने कट्टरपंथी जमात का पूरा योगदान है। जमाते इस्लामी ने इस बार देश के खिलाफ साजिश रचने में छात्रों का इस्तेमाल किया। दरअसल प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी बांग्लादेश की छात्र इकाई इस्लामी छात्र शिविर के कैडर्स ने पिछले 3 सालों में बांग्लादेश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में दाखिला लिया और यहीं से यूनिवर्सिटी छात्रों को भड़काने का काम शुरू हुआ। इसके बाद ढाका यूनिवर्सिटी से लेकर राजशाही यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या में इस्लामिक विचारधारा तेजी से पनपी। पिछले 3 सालों में हर छात्र संगठन चुनाव में इनकी जीत भी हुई। इन छात्रों के साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लोग स्टूडेंट्स के फेक DP लगाकर स्टूडेंट्स मूवमेंट में शामिल हुए और इन्होंने छात्रों को उकसाना शुरू कर दिया। इन्हीं कैडर्स ने बांग्लादेश में भारत के खिलाफ इंडिया आउट अभियान भी चलाया। बांग्लादेश के अलग अलग विश्वविद्यालय के छात्र इस साजिश की चपेट में आए और इतने बड़े आंदोलन की आग सुलगाने में कामयाब रहे।
अब ये हालत जो है, मुझे लगता है कि कई विदेशी ताकतें हैं जो नहीं चाहते कि इस प्रकार की हालत वहाँ रहे, क्योंकि वो भारत की भी और बांग्लादेश की भी फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल करना चाहते हैं। और पाकिस्तान ने जब ये बातें देख रहा है तो अभी उसको एक मौका मिल गया है। पाकिस्तान की हालत खुद ही बहुत खस्ता है, लेकिन अभी जहाँ पर भी दूसरी तरह से प्रॉब्लम हो रहा है वो अभी देखता है कि मैं यहाँ पर भी कुछ हाथ फंसा सकता हूँ, तो वो भी उसने भी अपनी ताकत लगाएगा वो भी। बांग्लादेश की जमात इस्लामी के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से गहरे ताल्लुकात किसी से छुपे नहीं हैं। अब योजना है कि जमात के लोग सत्ता का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बांग्लादेश में पाकिस्तानी एजेंडे को आगे बढ़ा सकें, और अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए भी नई मुसीबत साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उन्नीस में जब बांग्लादेश आजाद हुआ तब बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की आबादी करीब 20% थी, लेकिन धीरे धीरे हिंदुओं की आबादी कम होती गई और आज देश में केवल 8% हिंदू आबादी बची हुई है। बांग्लादेश में जब भी हिंसा होती है उसमें निशाना हिंदुओं को ही बनाया जाता है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, बांग्लादेश में मौजूदा हालात में अल्पसंख्यकों की क्या हालत है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है और मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं। साथ ही अल्पसंख्यकों की संपत्ति और कारोबार पर भी निशाना साधा जा रहा है। ये तस्वीरें बांग्लादेश के हिंदू मंदिरों की है, जो इस समय बांग्लादेश के प्रदर्शनकारियों के निशाने पर है। दरअसल बांग्लादेश में जब शेख हसीना के खिलाफ लोग सड़कों पर थे, उस वक्त हिंसक भीड़ के निशाने पर अल्पसंख्यक हिंदू और मंदिर भी आ गए। बांग्लादेश के हिंदू मंदिरों को निशाना बनाकर हमले किए गए हैं। कई मंदिरों पर उपद्रवियों ने हमला किया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक देश के अलग अलग हिस्सों में उपद्रवियों ने 20 से ज्यादा मंदिरों और हिंदुओं के संपत्तियों पर हमला किया है। सूत्रों के मुताबिक 4 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है, जिसमें बांग्लादेश के मेहरपुर में भीड़ का स्कॉन मंदिर पर हमला भी शामिल है। बांग्लादेश के जो हालात है, जो 71 का जो मकसद युद्ध में जो नहीं होता, अभी तो उससे भी बढ़कर हालत है। क्योंकि हमारा जो जितना भी जो हिंदू पॉलिटिशियन है, हिंदू जो जितना भी की व्यापारी है, और सबसे बड़ा मंदिर को जो टारगेट करा है। सरकार ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। विदेश मंत्री ने कहा कि वो बांग्लादेश में अधिकारियों के संपर्क में है। Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples. हिंदू समुदाय पर हो रहे हमले पर विश्व हिंदू परिषद ने भी चिंता जताई है। VHP के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने वहां के अधिकारियों से अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने को कहा है। सरकार गिर गई, प्रधानमंत्री को भी देश छोड़ना पड़ा, पर कुछ तत्व, ISI के तत्व इस आंदोलन की दिशा को अल्पसंख्यकों की ओर मोड़ना चाह रहे, और इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश के लगभग हर जिले में हिंदू सिख व्यवसाय, मकान, पूजा स्थान, मंदिर, गुरुद्वारे, इनको नुकसान पहुंचाने की घटना हुई। दरअसल बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता रहा है। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश में कई मंदिरों पर हमले हुए थे, जिसके बाद शेख हसीना की सरकार ने कट्टरपंथियों पर लगाम लगाई थी, जिसके बाद इन हमलों में कमी आई थी। वैसे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की आबादी तेजी से घटी है। 2022 की जनगणना के मुताबिक बांग्लादेश में अब केवल 8% हिंदू बचे हैं, जबकि 2011 की जनगणना के मुताबिक
हिंदुओं की आबादी 10% थी। यानी केवल 10 सालों में ही बांग्लादेश में हिंदू आबादी में 2% की कमी हो गई, जबकि 1971 में जब बांग्लादेश को आजादी मिली थी तो देश में 20% आबादी हिंदू थी। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उससे एक बार फिर हिंदुओं के बांग्लादेश से पलायन का खतरा हो गया है। আপনারা প্রস্তুত থাকুন, 1 কোটি শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে আসবে। বাংলাদেশে হিন্দু কতল চলছে। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध भारत सरकार ने बांग्लादेश की सेना से की है और सेना ने भी उनको समुचित सुरक्षा देने का भरोसा दिलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद शेख हसीना कल भारत पहुंची। भारत पहुंचना हसीना का अस्थायी कदम माना गया और चर्चा थी कि वो जल्द ही किसी दूसरे देश में शरण लेंगे। लेकिन भारत पहुंचने के 24 घंटे से ज्यादा बीतने के बाद भी शेख हसीना के अगले कदम को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि शेख हसीना का क्या होगा। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। बांग्लादेश एयरफोर्स का जो विशेष विमान शेख हसीना को लेकर के यहाँ हिंडन एयरबेस आया था, वो आज सुबह वापस लौट गया। अब शेख हसीना के करीबी सूत्रों का कहना है कि वो लंदन जाना चाहती हैं, वो राजनीतिक असाइलम लेना चाहती हैं। लेकिन जब उनके बेटे ने बात की तो उन्होंने कहा कि अभी तक असाइलम का कोई इरादा नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है, शेख हसीना क्या करेंगी? भारत सरकार ने तमाम राजनीतिक दलों के साथ मुलाकात में ये कहा कि वो उन्हें इतना समय देंगे ताकि वो अपना अगला कदम उठा सकें, जिसमें शामिल है लंदन जाकर के असाइलम लेना। लेकिन ब्रिटिश कानून ये कहता है कि जब तक आप वहां खुद नहीं मौजूद होते, ऐसे में असाइलम की प्रक्रिया जटिल होती है और ऐसे में उन्हें उस जगह सुरक्षित जाकर असाइलम लेना चाहिए जहां वो सबसे पहले पहुंचती हैं। लेकिन क्या भारत उन्हें असाइलम देगा? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश से भागी शेख हसीना को असाइलम देने के बाद बांग्लादेश के साथ उसके रिश्ते खटास में पड़ सकते हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि शेख हसीना कहीं न कहीं मध्य यूरोप या पश्चिमी यूरोप में भी जा सकती हैं। लेकिन आखिर वहां चल क्या रहा है, उनके करीबी लोग क्या कर रहे हैं, कागजी प्रक्रिया कहां तक चल रही है, ये फिलहाल सिर्फ और सिर्फ शेख हसीना के करीबी लोग जानते हैं। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि अभी अगले कुछ दिन और इसी हिंडन एयरबेस के गेस्ट हाउस में रहेंगी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो अब अपना वतन छोड़ चुकी हैं। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद सेना ने भरोसा दिलाया है कि देश में अगली अंतरिम सरकार मिलीजुली दलों की होगी। दावा किया जा रहा है कि फिलहाल इस सरकार की कमान नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के हाथों में होगी, यानी कि इस सरकार का चेहरा होंगे मोहम्मद यूनुस। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि अब किसके हाथों में होगी बांग्लादेश की बागडोर। देखिए, चेहरा तो मोहम्मद यूनुस होंगे, लेकिन सरकार की वास्तविक कमान सेना के पास, खालिद जिया के पास या फिर कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के पास होगी या नहीं, बता रहे हैं बांग्लादेश में राजदूत रहे हर्ष श्रृंगला। चीन के कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स जैसे कि जमाते इस्लामी और ये ऑपोजिशन बीएनपी पार्टी भी दाखिल हुए और वो देखते हुए हमें लगता है कि हो सकता है कि कोई ऐसा मतलब विदेशी देश भी हो जिसका हाथ भी इस इन मामलों में हुआ होगा। पर यही है कि बांग्लादेश में शांतिशील एनवायरनमेंट, सुरक्षा होना हमारे देश का हित में है और जो भी कुछ इसके लिए जरूरी है वो हमें प्रयास करना चाहिए कि वही स्थिति आ जाए। और जो मैं देख रहा हूँ ये थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन था जिससे शेख हसीना जी देश से बाहर जाकर कि सेफ जोन में चली गई हैं। बांग्लादेश से करीब 8,000 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है, लेकिन अभी भी हजारों भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं। उनको निकालने की कोशिश सरकार करेगी। इसके बाद अभी तक तो बांग्लादेश में हसीना सरकार भारत समर्थक रही है, लेकिन अब नई सरकार का रुख क्या होगा कहा नहीं जा सकता। ऐसे में हमारा पांचवा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि बांग्लादेश की बिगड़ती स्थिति का भारत पर कितना असर। आपको बता दें कि बांग्लादेश की स्थिति से भारतीय कारोबार पर असर पड़ने की संभावना है, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम होगा, इसकी संभावना कम है।
बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है और पिछले कुछ सालों से दोनों देशों की दोस्ती बेहद मजबूत बनी है। लेकिन बांग्लादेश की राजनीति में तख्ता पलट के बाद जो सूरत हाल है, उसके बाद भारत की चिंताओं का बढ़ना स्वाभाविक है। भारत सरकार सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श कर रही है। सभी विपक्षी दल सरकार के साथ खड़े हैं और हर वो एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं जो इस वक्त बेहद जरूरी हैं। इनको अलाउ किया जा रहा है इंडिया के तरफ। ये जैसे मैंने कहा कि इन ट्रक्स के पास परमिट है। आपको हम बांग्लादेश का भी नजारा दिखाएंगे। श्याम सुंदर घोष जो मेरे सहकर्मी हैं वो आपको दिखा पाए, क्योंकि ये इस पिलर के पीछे ही पूरा बांग्लादेश है। हाल अभी उसी मामला गंभीर चल रहा है और गाड़ी अभी नहीं छोड़ा। शाम का लड़ाई हो गया था गेट के पास। तोड़फोड़ हुआ है क्या? उधर में हुआ है। उधर में हुआ है। हाँ। आपकी गाड़ी पे हमला किया? अरे हमारा गाड़ी पर नहीं कुछ हुआ। तो इंडिया की तरफ आ रहे हैं, उनके साथ कुछ कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं कर रहा। भारत की सीमा पर अभी हालात ठीक हैं, लेकिन भारत की चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि भारत की एक लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है और बांग्लादेश में किसी भी तरह की भारत विरोधी मानसिकता का उदय होना भारत के लिए बड़ी समस्या बन सकता है। आगे वाले दिन बहुत टेंस रहेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है और भारत को बहुत निगरानी रखना पड़ेगी उधर कि देखिए हो क्या रहा है एक, और उसके ऊपर कड़ी नजर रखना पड़ेगी ताकि भारत के जो इंटरेस्ट है वो सक्षम रहे। बांग्लादेश के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं। शेख हसीना के नेतृत्व में भारत विरोधी आतंकी संगठनों और कट्टरपंथियों पर नकेल कसी हुई थी, लेकिन अब शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद हालात बिगड़ चुके हैं। अब कट्टरपंथियों का मकसद बांग्लादेश में ऐसी सरकार बनाना है जो उनके इशारे पर चले और इसके लिए उसने जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश को अपना हथियार बनाया है। जमात की पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI से नजदीकियां जगजाहिर है, लिहाजा अब चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश में बिगड़े हालात का फायदा उठा सकते हैं। ऐसे में भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है, लिहाजा भारत बांग्लादेश की स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है। इनफैक्ट डिसरप्शन पिछले 15 दिन से लग रहा था और कुछ हमारे एक्सपोर्ट जरूर इम्पैक्ट हुए हैं, बट पेरिशेबल का एक्सपोर्ट चल रहा था, लेकिन कल से हमने देखा पेरिशेबल एक्सपोर्ट में भी चैलेंजेस आ गए हैं। दूसरी चीज, क्योंकि इंटरनेट वहां बहुत इरेटिक था तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन और उपद्रव पर भारत ने चिंता जताई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज बांग्लादेश की स्थिति पर संसद में बयान दिया है। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि बांग्लादेश को लेकर क्या है भारत का रुख। आइए आपको सुनाते हैं इस मामले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में क्या कहा। We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. बांग्लादेश पहला देश नहीं है जहां पिछले कुछ सालों में अस्थिरता और अशांति फैली है। भारत के करीब करीब सभी पड़ोसी देशों को ऐसी स्थिति से दो चार होना पड़ चुका है। ऐसे में हमारा सातवां सवाल और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है कि पड़ोसी देशों की अस्थिरता देश के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। आपको बता दें, इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुणायत। देखिए, भारत की हमेशा से ये कोशिश रहती है कि जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं वहां पे स्थिरता बनी रहे, शांति बनी रहे और समृद्धि होती रहे, और उसके लिए भारत पूरी तरह अग्रसर रहा है। हमेशा से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत सबको नॉन रेसिप्रोकल वे में असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्ट किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर में, ट्रेड में, हर चीज में भारत ने कनेक्टिविटी के लिए काफी कुछ किया है इन देशों में, हमारे सारे नेबरिंग कंट्रीज में, क्योंकि हम ये बिलीव करते रहे हैं कि अगर ये कंट्री समृद्ध रहेंगे तो भारत और भी ज्यादा समृद्ध होगा। तो ये जरूरी बात है कि जिस वक्त जिस तरह की डिस्टर्बेंसेस वहां पर हुई है पॉलिटिकल, उससे कई चीजों पे फर्क पड़ सकता है। सिक्योरिटी पे पड़ सकता है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के ऊपर हो सकता है, माइनॉरिटीज के ऊपर हो सकता है, इंडियन सिटीजन्स वहां पर हैं, इंडियन बिजनेसेस वहां पर हैं, और हमारे ट्रेड के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि डिपेंडिंग किस तरह से, तो इसलिए वहां पर शांति स्थिरता आना बड़ा आवश्यक है।
इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।